हेलो एवरीबॉडी। तो आज हम शुरू करेंगे एमसीक्यू, जो ये इस चैप्टर का जो लास्ट होगा हमारा एमसीक्यू, जो मैंने बोला था आपको कि पहले पूरा नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिए लेक्चर के थ्रू, उसके बाद एनसीईआरटी क्वेश्चंस हो गए और एमसीक्यू। अब अगर आप इतने मटेरियल्स को लेकर अगर आप पढ़ते हैं तो डेफिनेटली आपका उस सब्जेक्ट के चैप्टर से आपका एक भी मार्क्स इधर से उधर नहीं होगा। तो शुरू करते हैं एमसीक्यू। तो देखिए पहला एमसीक्यू है कि विच रिवोल्यूशन गेव द आइडिया ऑफ लिबर्टी, फ्रीडम एंड इक्वलिटी। तो लिबर्टी है, इक्वलिटी है, फ्रीडम किस रिवोल्यूशन से था। अब पहला ऑप्शन है हमारा अमेरिकन रिवोल्यूशन। तो क्या उस समय हम देखिए पहला चैप्टर किस पे है हमारा, फ्रेंच रिवोल्यूशन। थोड़ा सा बेसिक, बस थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए। अगर आपको नहीं आ रहा है तब भी अगर आप नोट्स अच्छे से पढ़ चुके हैं, हमारे लेक्चर सुने हैं, तो ये आप कोई भी एमसीक्यू उस चैप्टर से पूछा जाए आप आराम से कर ले जाएंगे। तो पहले ही क्वेश्चन में देखिए, क्या अमेरिकन रिवोल्यूशन के बारे में तो हमने पढ़ा नहीं है। फ्रेंच रिवोल्यूशन, रशियन रिवोल्यूशन, तो किस बारे में पढ़े थे हम लोग, फ्रेंच रिवोल्यूशन। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी, ये होगा हमारा फ्रेंच रिवोल्यूशन। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट बेस्टाइल स्टॉर्मिंग। मतलब जो बेस्टाइल फोर्ट था, जो आउटब्रेक ऑफ रिवोल्यूशन वाले टॉपिक में पढ़े थे आप, तो वो है क्या, उसके बारे में कौन सा ट्रू स्टेटमेंट है। इट वॉज अ फोर्ट्रेस प्रिजन इन फ्रांस, इट सिम्बोलाइज डिपोटिक पावर ऑफ द फ्रेंच किंग। नेक्स्ट पॉइंट पर देखते हैं, फ्रेंच कॉमन मैन यूज टू हेट बेस्टाइल या ऑल ऑफ दी। तो इसमें क्या होगा, देखिए पीछे वाला ऑप्शन भी देखिए आप। तो इसमें क्या है कि ये सारे चीज़ कॉमन थी, मतलब जो लोग थे, ये जो बेस्टाइल स्टॉर्मिंग के बारे में ये सब सही है। तो ऑप्शन कौन सा होगा हमारा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 3 पे पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फ्रांस द फॉल ऑफ बेस्टाइल टू प्लेस ऑन। तो ये उसकी डेट है 14 जुलाई 1789, 20 जून 1789, 4 अगस्त 1789, 5 मई 1789। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है ए। नेक्स्ट पॉइंट पे पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, विच ई स्टेट वाज इन फ्रांस वाज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेइंग टैक्सेस इन द 18th सेंचुरी फ्रांस। क्वेश्चन में बहुत ईजी क्वेश्चन है कि 18th सेंचुरी में ऐसे कौन से ई स्टेट थे जिन्हें टैक्स नहीं देना था। तो कितने स्टेट में डिवाइड था, ई स्टेट में कितने ई स्टेट में फ्रांस डिवाइड था 18th सेंचुरी में, तो 3 ई स्टेट थे। फर्स्ट ई स्टेट, सेकेंड ई स्टेट और थर्ड ई स्टेट। तो उसमें किस ई स्टेट को टैक्स देना था, तो कौन से थे, थर्ड ई स्टेट। तो इसमें देखिए तो फर्स्ट ई स्टेट ऑप्शन है, सेकेंड ई स्टेट ऑप्शन है, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड ई स्टेट है, तो बस थर्ड ई स्टेट देते थे। तो कौन कौन से बच गए, फर्स्ट और सेकेंड। तो ऑप्शन सी हमारा राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फ्रांस व्हाट वाज टाइथिस। अब देखिए टाइथिस क्या था, ए टैक्स लिवाइव बाय द चर्च। दो मेन टैक्सेस के बारे में हम लोग पढ़े थे, एक था टैथिस और एक था टैली। अब देखिए पहले ही लेक्चर में है वो, उसको पहले लेक्चर अटेंड करिए, फिर एमसीईआरटी क्वेश्चंस एक बार बस पढ़ लीजिए, उसके बाद एमसीक्यू पर आइए। एमसीक्यू बहुत इजी लगेगा तब आपको। फिर देखिए ऑप्शन ए है, ए टैक्स लिवाइव बाय द चर्च, डायरेक्ट टैक्स लिवाइव बाय द स्टेट, द टैक्स लिवाइव्ड ऑन द आर्टिकल ऑफ एवरीडे कंजप्शन, नन ऑफ दी। तो कौन सा था टाइथिस, वो था जो चर्च को पेड किया जाता था। तो ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। द नेशनल असेंबली ऑफ फ्रांस वोटेड इन अप्रैल 1792 टू डिक्लेयर वार अगेंस्ट। जो नेशनल असेंबली थी वो किसके खिलाफ वार अगेंस्ट कर दी थी, जब लुई 16 सीक्रेटली प्लान कर रहे थे, जब उनके हाथ से पावर चली गई थी, जब उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम करना पड़ रहा था। तो किसके मदद से वो इनको हराना चाहते थे नेशनल असेंबली को। और तब नेशनल असेंबली ने किस कंट्री के अपोजिशन में वार छेड़ दिया था, बताइए। तो पहला ऑप्शन है ब्रिटेन एंड जर्मनी, सेकेंड है पर्सिया एंड ऑस्ट्रिया, थर्ड ऑप्शन है इटली एंड जर्मनी, और फोर्थ ऑप्शन है रसिया एंड पर्सिया। तो ऑप्शन बी होगा, पर्सिया एंड ऑस्ट्रिया। ये लेक्चर में भी है, एक बार आप लेक्चर को अटेंड करिए, उसके बाद ये सब ईजी लगेगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, What was the reason of increased demand for food grains in France during 1715 to 1789? क्या वो रीजन थे
जो फ्रांस में 1715 और 1789 के बीच में ऐसा क्या हुआ कि जो डिमांड था फूड ग्रेन्स का वो इंक्रीज हो गया। तो इसका आंसर अगर आप सब्सटेंस क्राइसिस के अगर टॉपिक पढ़े हैं हमारे जो भी लेक्चर्स थे तो ये आपको बिल्कुल ईजी लगेगा। तो देखिए ऑप्शन ए क्या है, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड, बिग फेमाइंस फॉर मेनी ईयर, हैवी एक्सपोर्ट ऑफ फूड ग्रेन फ्रॉम फ्रांस टू इंग्लैंड, हाई राइज इन पॉपुलेशन ड्यूरिंग दीज ईयर। तो ये तीनों तो हुए नहीं थे, हुआ था ऑप्शन नंबर डी, तो ये है हमारा करेक्ट ऑप्शन। बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। हु वॉज द लीडर ऑफ जैकोबिन? तो जैकोबिन क्लब के लीडर कौन थे? रॉबिस्पायर, रोसो, लॉकी और मॉन्टेस्क्यू। तो अब इसमें देखिए आप कॉमन देखिए कि इसमें जो रूसो हैं, लॉके हैं और मॉन्टेस्क्यू हैं, ये तीनों कौन थे? फिलोसोफर थे। बचा कौन? रॉबिस्पायर। अगर आपको मान लीजिए बाई चांस एग्जाम में कोई एक ऐसा क्वेश्चन दिमाग से उतर जाता है, नहीं समझ आ रहा है, तो आप इस तरीके से भी एकदम ऑप्शन करेक्ट करके आ सकते हैं। तो लीडर ऑफ जैकोबिन क्लब मैक्सिमिलियन रॉबिस्पायर। बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। हु एमंग द फॉलोइंग प्रपोज द सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी? अब देखिए सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी कौन थे? जो रोल ऑफ फिलोसफर में इनकी बुक्स का नाम, इनकी इमेज क्यों कौन से तीन ही फिलोसफर के बारे में हम पढ़े थे। कौन कौन थे? जॉन लॉके, मॉन्टेस्क्यू और जीन जैकब रूसो। तो इसमें तो बी ऑप्शन पहले ही नहीं है, थॉमस पेन है। तो अब नाइन्थ का कौन सा है बताइए? वो है जीन जैकब रूसो, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा। द बुक टू ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट वाज रिटेन बाय? जो टू ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट है वो किनके द्वारा लिखी गई थी? देखिए तीन ही फिलोसफर थे, तीन ही राइटर थे, रूसो, जॉन लॉके और मॉन्टेस्क्यू। तो पहला ये ऑप्शन नंबर डी तो होगा नहीं हमारा, ये मान लीजिए इसको कट करिए। तो कौन सा ऑप्शन होगा हमारा? तीन ही में से होगा। तो टू ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट की बुक लिखे थे जॉन लॉके, ओके, जिसमें रिफ्यूट द डॉक्ट्राइन ऑफ डिवाइन था। इनके बुक इन्होंने अपनी बुक में जो लिखा था। आइए अब नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। द स्पिरिट ऑफ लॉज वाज रिटेन बाय? द स्पिरिट ऑफ लॉज जो बुक थी वो किनके द्वारा लिखी गई थी? अब इसमें देखिए मॉन्टेस्क्यू हैं, रूसो हैं, जॉन लॉके हैं, तो फिर से इसमें से ये ऑप्शन सी हटा दीजिए। उसके बाद क्या हुआ? स्पिरिट ऑफ लॉज की जो बुक थी किन्होंने लिखी थी? वो थे मॉन्टेस्क्यू। नेक्स्ट ऑप्शन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डे डिड स्टॉर्मिंग ऑफ द बेस्टाइल ऑकर? अब देखिए जो किस दिन ये जो हुआ था बेस्टाइल फोर्ट पे, तो इसका आंसर आप देखिए, ये तो डेट है, इसको तो लर्न करना ही पड़ेगा। तो इसका होगा आंसर 14 जुलाई 1789, ऑप्शन ए। उसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 13 में। व्हाट डिड बेस्टाइल सिम्बोलाइज? बेस्टाइल क्या सिम्बोलाइज करती थी? आप बताइए। जो बेस्टाइल फोर्ट था उसमें बताए थे कि मतलब उसका ये फ्रेंच के लोग ऐसा मानते थे कि ये बेस्टाइल उस चीज़ को सिम्बोलाइज करता है, जैसे राजा किसी से भी गुस्सा हो जाएंगे तो उनको उसमें डाल देंगे, उसको सजा देंगे। इसलिए ये क्या था? जो डिस्पोटिक पावर ऑफ द किंग, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। 18th सेंचुरी फ्रेंच सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू कास्ट। पहला ऑप्शन है हमारा कास्ट, सेकंड ऑप्शन है 4 कास्ट, थर्ड ऑप्शन है 3 स्टेट, फोर्थ ऑप्शन है 2 स्टेट। तो देखिए कास्ट तो था नहीं फ्रेंच रिवॉल्यूशन में, कास्ट कहाँ होती थी? इंडिया में, तो पहला ऑप्शन हटा दीजिए। दूसरा ऑप्शन है 4 कास्ट, जब कास्ट ही नहीं है तो कास्ट का क्या मतलब है? 4 कास्ट भी हटा दीजिए। अब बचा दो ऑप्शन, 3 स्टेट और 2 स्टेट। तो कितने थे हम? फ्रेंच सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू 3 स्टेट, तो 2 स्टेट भी हटा दीजिए। ऑप्शन करेक्ट होगा हमारा 3 स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। विच ऑफ द फॉलोइंग रिफ्यूटेड द डॉक्ट्राइन ऑफ डिवाइन एंड एब्सोल्यूट राइट? तो अब बताइए जीन जैकब रूसो, मॉन्टेस्क्यू। पहले ऑप्शन डी एलिमिनेट कर दीजिए, उसके बाद आपको फिलोसोफर और उनकी बुक का नाम याद ही होगा, तो उस हिसाब से जॉन लॉके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हु वॉज द किंग ऑफ फ्रांस एट द टाइम ऑफ रिवोल्यूशन? फ्रांस के समय कौन थे किंग? ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। खैर इसमें भी अगर मान लीजिए बाई चांस अगर ऐसा होगा नहीं, लेकिन अगर नहीं पढ़े, अगर नहीं हो पा रहा है, तभी देखिए कॉमन सेंस। देखिए लुइस अगर मान लीजिए लुइस 16, लुइस 14, ये ऐसे ऑप्शन दिए हैं, मैरी एंटोनिटी, निकोलस 2,
तो इसमें तो आप बेसिक से समझ जाएंगे कि लुई 16 है, ऑप्शन करेक्ट है। पर अगर नहीं भी समझ पाते हैं तो किंग थे, क्वीन तो थी नहीं, तो मैरी एंटोनिटी पहले ही हट जाएंगी, निकोलस II का कहीं नाम ही नहीं है उसमें, तो ये भी हट गई। लुईस 14 और लुईस 16, रही बात लुईस 14 की और लुईस 16 को, तो आप इजीली लुईस 16 कर पाएंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 17। पॉलिटिकल बॉडी ऑफ फ्रांस, पॉलिटिकल बॉडी ऑफ फ्रांस कौन थी? डूमा, रिच स्टेट, लोकसभा, ई स्टेट जनरल। तो यहाँ पे पूरे चैप्टर में ना डूमा का नाम है, तो डूमा हटाइए। रिच स्टेट, लोकसभा तो भारत में है, ई स्टेट जनरल हमारा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेशनल एंथम ऑफ फ्रांस। अब बताइए कि नेशनल एंथम ऑफ फ्रांस, ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है एमसीक्यू टाइप में, और काफ़ी बार स्टूडेंट सब गलत किए हैं। इसमें देखिए क्या हुआ है कि जो नेशनल एंथम ऑफ फ्रांस है, वंदे मातरम तो होगा नहीं। देखिए अब इसको आप कॉमन सेंस से भी कर सकते हैं, वंदे मातरम तो होगा नहीं। अब देखिए नेशनल एंथम ऑफ फ्रांस पूछा है, पर ऑप्शन बी में क्या दिया है? रॉगेट डीएल इसले। तो ये कौन थे? राइटर थे पैट्रियोटिक सॉन्ग, किसका? मार्शलस का, तो ये तो हट गए। ली मॉनिट्योर यूनिवर्सल, इसका कुछ पता ही नहीं, हटाइए इसको भी। ऑप्शन डी है हमारा मार्शलस। इस तरह भी आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, मेंबर ऑफ द जैकोबिन क्लब और नोन एज, जो मेंबर्स थे जैकोबिन क्लब के, उन्हें क्या कहा जाता है? ये कंजर्वेटिव, ये तो आप आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे, और उस चैप्टर के बेसिस पे देखिए तो कंजर्वेटिव का नाम नहीं है। रिवोल्यूशनरीज, तो ग्रुप किसी जो रिवोल्यूशन करने वाले रहते हैं उनके ग्रुप को रिवोल्यूशनरीज कहते हैं, तो ऑप्शन 2 भी एलिमिनेट। अब ऑप्शन 3 पर आइए, जो है टेररिस्ट, तो क्या किसी भी क्लब के मेंबर टेररिस्ट होंगे? नहीं, तो ऑप्शन सी भी एलिमिनेट। बचा कौन? सैन कुलोट्स। ये सारे आंसर हमारे जो लेक्चर हैं उनके टॉपिक्स में अच्छे से दिए गए हैं, पॉइंट वाइज सिस्टमेटिक वे में है। अगर आप उसे पढ़िए, नोट्स बनाइए, लर्न करिए, उसके बाद एमसीक्यू करने की कोशिश करिए। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 20। इसमें देखिए, व्हाट डिड द रेड कैप वर्न बाई सैन कुलोट्स इन फ्रांस सिम्बलाइज, मतलब जो रेड कैप था जो सैन कुलोट्स पहनते थे, उसको फ्रांस में कौन सी चीज़ को सिम्बलाइज करता था? जो रेड कैप था। तो अब बताइए कि देखिए, ब्रदरहुड, सैन कुलोट्स कौन थे? मेंबर्स ऑफ द जैकोबिन क्लब और नोन एज सैन कुलोट्स। पीछे 19 एमसीक्यू में किए थे, क्वेश्चन नंबर 19 वाले एमसीक्यू में। तो देखिए इसका आंसर होगा इक्विलिटी। इक्विलिटी होगा कि लिबर्टी? सोचिए क्या हो सकता है। तो इसका आंसर, करेक्ट आंसर है इक्वेलिटी। इसका भी हमारे टॉपिक में आंसर दिया गया है। इसी के साथ आपका एमसीक्यू ख़त्म होता है, और इसी अब आप आराम से एकदम निश्चिंत होकर आप चैप्टर 2 पर अब हम आएंगे आराम से। उससे पहले हम जियोग्राफी का चैप्टर 1 भी कवर कर रहे हैं, सिविक्स का भी, और हम पूरा सिस्टमेटिक वे में सब होगा। मैथ्स के भी कोर्सेज, RS अग्रवाल, MCRT सारे सब्जेक्ट आएंगे। अब इसी के साथ आपका चैप्टर 1 पूरी तरह खत्म हो रहा है। कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन आए आपसे, अब सब क्वेश्चन आप बना लेंगे। थैंक यू सो मच, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। इसी के साथ आज का ये वीडियो ख़त्म होता है।